हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नंबर जीएस में। साथियों, आज हम लोग जनगणना के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जनगणना 2011 के, उन महत्वपूर्ण आंकड़ों को साझा करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह जनगणना के आंकड़े आने वाले 67वीं बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ पीटी, एएओ पीटी और बिहार सचिवालय सहायक का जो पीटी होने वाला है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ में जो भी 66th बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है उसमें भी कई बार जो बोर्ड के मेंबर होते हैं उन मेंबर्स के द्वारा जनगणना 2011 से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब तक जनगणना 2021 का आंकड़ा प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमें जो भी पेपर्स अभी हो रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा जो भी आयोजित करवाए जा रहे हैं तो उन सारे पेपर्स में जनगणना 2011 के ही आंकड़े शामिल किए जाएंगे। तो हमें इन आंकड़ों को फिर से रिवीजन करना है और अच्छे से उसको समझना है, एक एक बारीकी को समझना है, जिससे कि जनगणना से कैसे भी प्रश्न पूछे बीपीएससी या फिर कोई भी अन्य आयोग तो हमें उन प्रश्नों को गलत नहीं करना है। अब देखेंगे कि जनगणना 2011 पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं, क्योंकि यह बेसिक फैक्ट्स भी कई बार बीपीएससी या अन्य पेपर्स में जिसकी चर्चा यहाँ की गई है वह पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले जानते हैं कि जब जनगणना 2011 हुआ था उस समय जो जनगणना आयुक्त थे, जो जनगणना हमारे आयुक्त थे, उनका नाम था सी चंद्रमौली। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है पेपर में। सी चंद्रमौली यानी इनका पूरा नाम देखिएगा तो पूरा नाम है शिव चंद्रमौली, जनगणना आयुक्त थे। अब क्या है कि जनगणना आयुक्त जो भी जनगणना करते हैं, जैसे 2011 का जनगणना इन्होंने करवाया था, तो यह जनगणना का रिपोर्ट क्या है भारत के राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। जो भी उस समय भारत के राष्ट्रपति महोदय या थी उनको इन्होंने रिपोर्ट साझा किया, रिपोर्ट सौंपा। तो देखेंगे कि जब श्री चंद्रमौली साहब ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 2011 की जनगणना का, तो उस समय हमारे भारत की जो राष्ट्रपति महोदय थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी इन्होंने, यह भी प्रश्न बनता है कि श्री चंद्रमौली साहब ने अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत किया, किसे सौंपा, तो क्या बोलेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस समय वो भारत की क्या थी, वर्तमान राष्ट्रपति महोदय थी, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण है कि जनगणना 2011 जो था वह 2 फेज में करवाया गया था, क्योंकि कई बार अभी बीपीएससी और जो लोक सेवा आयोग है ना काफ़ी डीप से क्वेश्चन पूछता है, तो डीप में भी हमको जाना होगा। तो जो यह जनगणना था यह 2 फेज में हुआ था। जो इस 2 फेज को अगर हम क्लासीफाई करें, बांटे, तो पहला फेज और दूसरा फेज। तो पहला फेज जो हुआ था वह पहला फेज, ये जनगणना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2010 को। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 का शुरुआत कब किया गया, तो क्या बताएंगे, पहला 1 मई 2010 को जनगणना शुरू किया गया और यह चला था 1 सितंबर 2010 तक। यह काफ़ी ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 2010 तक। यह हमारा पहला फेज हो गया। सेकेंड फेज में क्या था कि सेकेंड फेज में जो इसका जनगणना किया गया था उसकी तारीख थी 9 फरवरी 2011। 9 फरवरी 2011 से लेकर के यह 5 मार्च 2011 तक यह जनगणना चला था। यानी यह समझ लेते हैं फिर से कि 2 फेज में चला था। पहला फेज कब हुआ था, 1 मई से लेकर के 1 सितंबर 2010 तक चला था, और सेकेंड फेज कब तक चला था, 9 फरवरी 2011 से लेकर के 5 मार्च 2011 तक। यह 2 फेज है। पहली जनगणना कब शुरू की गई थी, 1 मई 2010 को, यानी पहले फेज की जनगणना। अब ये तो हो गए हमारे कुछ फैक्ट्स। अब यह देखते हैं कि यह जो जनगणना था, यह जनगणना, इसका जो रैंक था वह वास्तव में 15वां रैंक था, 15वां। यानी जो पहली बार जनगणना हमारे हिंदुस्तान में हुआ था वह हुआ था 1872 में, जब लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हमारे हिंदुस्तान में पहली बार जनगणना करवाया गया था। तो यह 1872 से लेकर के 2011 का जो पीरियड होता है, जब हर 10 साल में जनगणना होती है, तो इसका फेज आता है 15वां। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि यह स्वतंत्र भारत की कैमी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद से यह हमारे हिंदुस्तान की 7वीं जनगणना थी। यह ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी जो 2021 की जनगणना होने वाली है वह हमारी कौन सी जनगणना हो जाएगी, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, और संपूर्ण जनगणना अगर काउंट करें तो क्या में हो जाएगा, यह 16वीं जनगणना हो जाएगी। तो वो थोड़ी आवाज़ आज गड़बड़ है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, तो कॉल हो रखा है।
अब देखते हैं क्या कि कुछ और फैक्ट्स हैं जो इस फैक्ट जनगणना से जुड़ा हुआ है, उनको देखते हैं कि देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसका जो आइडियल सेंटेंस था यानी आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का। तो आप लोगों को बहुत लोगों को जानकारी होगी कि इसका आदर्श वाक्य था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारा भविष्य। इसको याद रखें, कई बार आपको स्लोगन भी पूछा जाता है कि जनगणना 2011 का या 15वीं जनगणना का या 7वीं जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो क्या बताएंगे, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह तो आदर्श वाक्य था। अब क्या था कि जब यह जनगणना किया गया था तो कि भारत सरकार के द्वारा टोटल 29 विषय निर्धारित किए गए थे कि जो भी जनगणना कर्मी होंगे वो भारत के नागरिकों से 29 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इस जनगणना में कि बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज किया गया था, ताकि जनगणना कई बार होता है ना कि जैसे काउंटिंग कर रहे हैं तो कई बार छूट जाता है या ज़्यादा जनगणना काउंट हो गया, कई बार कम जनगणना काउंट हो गया। लेकिन जो बायोमेट्रिक सिस्टम से जनगणना होती है उसमें किसी व्यक्ति के छूटे होने के, कम होने का, अधिक होने का संभावना बहुत कम होता है। अब इन सारी चीज़ों को समझने पर सबसे महत्वपूर्ण समझना है कि इस जनगणना 2011 का या जो भी जनगणना एक टॉपिक है, वह टॉपिक का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है, यानी संविधान में इसकी कहीं चर्चा है। तो देखेंगे संविधान में एक आर्टिकल 246 की चर्चा की गई है। आर्टिकल 246 में क्या कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत की जनगणना करवाने का दायित्व तो केंद्र सरकार का होगा, यानी भारत सरकार यह रिस्पॉन्सिबल है कि प्रत्येक 10 साल के बाद अपनी जनगणना को वह करवाए। ठीक। अब क्या है कि केंद्र सरकार तो करवा लेगी, लेकिन इसमें यह है केंद्र सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय होगा वह गृह मंत्रालय जनगणना करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जनगणना 2011 किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो क्या हम लोग बताएंगे, यह गृह मंत्रालय। तो साथियों ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी जिसे हम लोगों को जानना चाहिए और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं क्या कि इसके जो मेन फैक्चुअल चीज़ें हैं, यानी जनगणना 2011 में क्या क्या हम लोग को महत्वपूर्ण है पीटी के दृष्टिकोण से, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सेंसस 2011 में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको देखेंगे कि देखो कि जैसे हमारे पास में क्या है कि एक हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम में क्या है, बिहार 2001 की जनगणना है। सेकेंड कॉलम में क्या है कि बिहार 2011 की जनगणना है। और थर्ड कॉलम में हम लोगों ने लिया है भारत 2011 की जनगणना। क्योंकि अब हम क्या है कि बीपीएससी हो या कोई भी राज्य स्तरीय आयोग होता है बिहार का खास करके, अब वो आपसे डायनामिक क्वेश्चन पूछता है पॉपुलेशन में भी। तो अब फैक्चुअल नहीं पूछेगा, डायनामिक क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको पिछले वर्ष की जो जनगणना हुई है उसको तुलनात्मक रूप से पढ़े, या बिहार और भारत के बीच में जो जनगणना का आंकड़ा है उनमें कितना अंतर है उसके को भी हम लोग तुलनात्मक रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉपुलेशन के संदर्भ में जो 2001 में बिहार की जनसंख्या थी वह थी 8.3 करोड़। 2001 की बात बता रहे हैं। अब 2010 की बात अगर देखें, 2011 में 2011 में जो बिहार की जनसंख्या है वह कितना हो गया है, 10.40% करोड़, यानी लगभग यह 10.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गई है। आप देख सकते हैं एक मोटा मोटी अनुमान लगाएं तो लगभग कितना होता है, लगभग यह 2 करोड़ के आसपास हमारे राज्य की जनसंख्या पिछले 10 वर्षों में बढ़ी है। और अभी कुछ भारत सरकार के कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसने बताया है कि अभी वर्तमान में 2022 में बिहार की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ के आसपास हो गई है। तो ये तो खैर सरकार के अपनी कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनके कुछ स्वतंत्र विंग हैं, उन्होंने प्रसारित किया था, लेकिन हम लोग 2021 की जनगणना को ही मानेंगे। अब देखते हैं कि भारत का गृह मंत्रालय बिहार की जनगणना को कितना वो मेंशन करता है। और 2011 में जो हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या थी वो 121 करोड़ हो जनसंख्या हमारा, यानी लगभग वो 1.25 अरब की आबादी हमारे हिंदुस्तान की हो गई है। अब देखते हैं सेकंड में क्या है कि सेक्स रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं लिंगानुपात, यानी सेक्स रेशियो हमारा क्या है। तो देखेंगे कि 2001 में जो बिहार में सेक्स रेशियो था यानी लिंग अनुपात था वह था 921। इसका मतलब हुआ कि 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या कितनी थी, 921। लेकिन हम 2011 में अगर देखते हैं जनगणना में तो इसकी क्या हो गई, कमी हो गई है, यानी -3 की कमी हुई है। किसमें, लिंगानुपात में। यानी एक में कितना था 921 और अभी कितना हो गया है 918।
तो ये निगेटिव है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछ दे बीपीएससी या कोई भी आयोग कि 2001 की तुलना में 11 में सेक्स रेशियो में कितना का कमी हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ। तो ये आंकड़े आपके सामने में है, -3 का, आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। और इंडिया का अगर हम सेक्स रेशियो देखते हैं तो वह 940 है। यानी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना में भारत और बिहार के बीच में जो सेक्स रेशियो है उसमें कितना का अंतर है। तो आप देखेंगे कि इसका अंतर कितना आ रहा है हमारा 22 का, 22 लड़कियों का अंतर आ रहा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब तक कंपैरिजन करके नहीं पढ़ाई करेंगे तब तक आपको आंकड़ों का खेल समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी शिशु लिंगानुपात क्या है या बाल लिंगानुपात कितना था हमारा बिहार में 2001 में अगर चर्चा करें तो यह था 942 और हमारा 2011 में कितना था 935। यानी अगर इसमें भी देखो, इसमें भी क्या है, इसमें भी कमी आया कितने का, तो यह लगभग -7 का कमी आया है। यानी 2001 की तुलना में 2011 की जनसंख्या में हमारे बिहार में सेक्स रेशियो में और बाल लिंगानुपात दोनों में कितना का कमी आया है, क्रमशः -3 और -7 का। ठीक है, आप यह भी पूछ कर प्रश्न यहाँ से बनता है कि सेक्स रेशियो और बाल लिंगानुपात में कितना का अंतर है 2001 और 2011 के जनगणना में। तो क्या बताएंगे, 7 में से 3 को माइनस कर दो तो अब 4 के आसपास में आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। और चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है हमारे हिंदुस्तान का, कितना है 919। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको फिर से रिपीट करते हैं। सेक्स रेशियो 2011 में कितना है बिहार का 918, इंडिया का कितना है 940। बिहार का कितना, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है बिहार का 935 और 919 किसका है, हिंदुस्तान इंडिया का। अब देखते हैं लिटरेसी, यानी हमारे बिहार और भारत की साक्षरता दर कितनी है लिटरेसी। तो देखो कि मेल में टोटल लिटरेसी अगर हम 2001 की बात करें बिहार में तो वह था 47% और 2011 में है 61.8%। यह काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको ध्यान रखेंगे। और हिंदुस्तान में पूरा ओवरऑल इंडिया में 72.9% लिटरेसी रेट है। अब देखेंगे कि अगर मेल की बात करें, मेल और फीमेल का, मेल फीमेल में क्या है कि जो 2001 में बिहार में लगभग 59% आबादी, मेल आबादी शिक्षित था, साक्षर था। और 2011 में 71.2% मेल आबादी साक्षर हो गए हैं। और हिंदुस्तान में कितने हो गए हैं, 80.9%। ये मेल का आंकड़ा है। और फीमेल में कितना था 2001 में, तो 33% था और मेल में कितना था 51.5%। हम बस इसको तुलना करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है 11 वाले इन बिहार के आंकड़ों पर और 11 वाले इन हिंदुस्तान के आंकड़ों पर। यानी फिर से देखते हैं कि 2011 में बिहार का साक्षरता दर कितना था, तो क्या बताएंगे 61.8%, इंडिया का कितना बताएंगे 72.9%। और 2011 में जो मेल साक्षरता दर था यानी पुरुष साक्षरता दर था बिहार का, वह था 71.2% और हिंदुस्तान का कितना था 80.9%। महिला में कितना था 51.5% और इंडिया में कितना था 64.6%। अब देखो कि गैप कितना है, तो बिहार में ना 2011 में महिला और पुरुष में 20% का लगभग गैप है। यानी 20% का गैप, काफ़ी लंबा गैप होता है। अभी भी देखेंगे हमारी बिहार की महिलाएं ज़्यादा साक्षर नहीं हैं, सरकार उस पर काम कर रही है ना। चलो अब देखते हैं हिंदुस्तान में कितना का अंतर होता है, तो 16.3% का। अच्छा, ये तो था हमारे पास पॉपुलेशन का, लिटरेसी का। अब देखते हैं कि जो डेंसिटी हमारा है यानी जनघनत्व। अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, डेंसिटी यानी घनत्व कितना है। तो देखेंगे कि 2001 में जो बिहार का जनघनत्व था वह था 881, लेकिन 2011 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, यह हो गया 1106 के आसपास। यानी अगर इस दोनों के बीच में हम देखेंगे बढ़ोतरी कितना का हुआ है, तो आप देखेंगे घटा करके, जोड़ करके, तो क्या आएंगे लगभग 225। यानी 2001 की तुलना में 2011 में बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनघनत्व लोगों के रहने का संख्या है वह कितना है 225 की वृद्धि हुई है। यानी पहले था 881, अब कितना हो गया 1106। और इंडिया में कितना है भारत वर्ष पर 382। यानी बिहार का 2011 में जनघनत्व कितना हो गया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत में कितना हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। डिकेडल ग्रोथ रेट यानी इसको हिंदी में कहते हैं दशकीय वृद्धि।
इसको बोलते हैं दशकीय वृद्धि। अब देखो यहाँ पे कि दशकीय वृद्धि था हमारे बिहार का 2001 में 28% और हमारा 2011 में कितना हो गया है 25.4%, इसमें कमी आई है। और अगर हिंदुस्तान लेवल की बात करें तो यह है 17.64%, लगभग किसी किसी पुस्तक में लगभग 17.7% भी दे रखता है। तो आप इस दोनों आंकड़ों को याद रखेंगे, आयोग आपको दोनों में से जो भी आंकड़ा देगा, तो यदि सबसे सुपर आंकड़ा हो गया 17.64% और अगर आपको लगभग में देगा तो 17.7% देगा। फिर से समझ लें कि 2011 में बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना था 25.4% और 2011 में हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट कितना था, डिकेडल ग्रोथ रेट, यह था 17.64%। अब देखो कि एक और टॉपिक आता है मेरे पास में कि IMR का मतलब हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको हिंदी में कहते हैं कि शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर यानी प्रत्येक 1000 बच्चों में कितने, जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उसमें कितने बच्चे मर जाते हैं, उसी को बोलते हैं IMR यानी शिशु मृत्यु दर। तो देखेंगे कि 2001 का जनगणना को चर्चा नहीं करना चूँकि बहुत ज़्यादा पुराना आंकड़ा हो जाता है। अभी हम देखते हैं 2011 में क्या है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है कि 42 है और इंडिया में कितना है 40। इसका यह मतलब हुआ कि अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है हमारे बिहार में तो उसमें से 42 बच्चों का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। और इंडिया में कितना है, यह 40 है। यानी अभी भी देखो कि इंडिया से हम बहुत पीछे हैं, किसमें, IMR में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर देखो कि BR का मतलब हो गया बर्थ रेट यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जन्म दर। देखिए तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो बर्थ रेट है वो 27.6 है, यानी जनसंख्या हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यही बर्थ रेट, जनसंख्या का जो हम लोग ग्रोथ देखते हैं या पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट देखते हैं वह बर्थ रेट पर ही काउंट किया जाता है। और बिहार का कितना था 27.6% और इंडिया का कितना हो गया 21.4%। ठीक, अब देखेंगे कि ये TFR है ना, TFR का मतलब होता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर। तो 2011 की जनगणना में बिहार का जो कुल प्रजनन दर था वह 3.6 था और भारत का कितना था 2.6 था, यानी इसमें भी हमारे आंकड़े भारत से बहुत ज़्यादा हैं। और MR का मतलब होता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी जो माँ बच्चों को जन्म देती है तो जन्म देती है समय या जन्म देते हैं कि कुछ समय बाद जो माताओं की मृत्यु हो जाती है, उसी के अनुपात को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ देखेंगे कि जो MMR है वह 2016 और 2018 के गैप ईयर में दिया गया है। तो उसमें क्या था कि अभी 2011 की जनगणना में 165 था, लेकिन 2016 और 18 में यह 149 हो गया है। और भारत में 130 मोर्टेलिटी रेट है MMR। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, उन फैक्चुअल चीज़ों को भी हमको जानना है। जैसे केरला के विषय में क्या बताया गया कि हाईएस्ट लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी, यानी केरला भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है कि जो साक्षरता दर में तो बहुत आगे है ही, साथ साथ में कि भारत में जितने भी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी की महिलाओं की तुलना में केरल की महिलाएं सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, साक्षर हैं। राजस्थान में क्या देखेंगे, राजस्थान में क्या हाईएस्ट जेंडर गैप इन लिटरेसी, यानी राजस्थान एक ऐसा भारत का राज्य है जिसमें कि मेल और फीमेल के बीच में बहुत ही ज़्यादा जेंडर लिटरेसी यानी लिंग साक्षरता जो गैप होता है वह बहुत ज़्यादा 28% के आसपास। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण, अब यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यह हमको BPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। BPSC का पेपर हो, CDPO का पेपर हो, उसके बाद कि सहायक अंकेक्षक अधिकारी का पेपर हो, सचिवालय का पेपर हो, तो जो भी पेपर होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। देखें जैसे कि बिहार में जनसंख्या के विषय में चर्चा करते हैं, बिहार के विषय में, रैंक के विषय में, तो यदि हम जनगणना या जनसंख्या वाइज हम अगर चर्चा करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी राज्य का तो वह हमारा है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे कि भारत का जो टोटल आबादी है उसका 19.98 करोड़ आबादी कितना है हमारे
हिंदुस्तान भी है उत्तर प्रदेश का। चूँकि इसका आंकड़ा कितना है तो जो यूपी पीसीएस के पेपर दे रहे होंगे उनके लिए यह आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे बीपीएससी के लिए आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं, बस यह जाने कि हमारे जो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा रैंक किसका है। तो बिहार में देखो कि बिहार का तीसरा रैंक दिया गया है ना, इसी रैंक की चर्चा कर रहे हैं। तो बिहार से 2 बड़े राज्य हैं, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी जनसंख्या बिहार से बहुत अधिक है। यहाँ देखें सबसे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, यानी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या बहुत अधिक है, 19.98 करोड़, लगभग यह 20 करोड़ के आसपास इसकी आबादी है। फिर सेकेंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, इसका लगभग 11.2 करोड़ इसकी आबादी है महाराष्ट्र की। और थर्ड नंबर पर आता है हमारा बिहार, जिसका कि 10.40 करोड़, यानी लगभग 10.5 करोड़ आबादी हमारे बिहार की है। यानी बिहार का जो रैंक है जनसंख्या में वह क्या है, तीसरा। देख रहे हैं ना, एक उत्तर प्रदेश हो गया, सेकेंड महाराष्ट्र हो गया, थर्ड कौन सा हो गया, हमारा बिहार हो गया। अब देखो यहाँ पे बिहार से जुड़ा हुआ क्या पूछेगा कि भारत का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें बिहार की आबादी का प्रतिशत कितना है, तो बताएंगे कितना, 8.60%। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी फिर से दोहराते हैं कि बिहार भारत में जनसंख्या के अनुपात में या जनसंख्या की संख्या में सबसे तीसरे नंबर पर आता है, और जनसंख्या का जो प्रतिशत है बिहार में वह 8.60% है। उसके बाद किसका रैंक आता है, चौथे नंबर में आता है वेस्ट बंगाल का, और सबसे कम जनसंख्या किसका है, लक्षद्वीप का, मात्र 64,000 ही है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो आंकड़े हैं ना वो बिहार के लिए लिए गए हैं, उठाए हैं हम लोगों ने। अब देखो कि एरिया, यानी एरिया का मतलब होता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का रैंक कितना है। तो देखते हैं कि सबसे बड़ा जो एरिया अगर किसी राज्य का है तो वह है राजस्थान। देखेंगे यहाँ पे कि राजस्थान का एरिया क्या है, 3,42,239 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा है। यानी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद सेकेंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, यह क्षेत्रफल की बात बता रहे हैं। पांचवा नंबर पर आता है गुजरात। अब देखो कि यहाँ पे अगर हम बिहार की चर्चा करेंगे तो बिहार पहले क्या था कि पहले 13वें नंबर पर था जब जम्मू और कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन जम्मू और कश्मीर का विभाजन होने के साथ में जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 अलग यूटीज बन गए तब हमारे बिहार का जो रैंक है वह एरिया वाइज कितना आ गया है, 12th रैंक आ गया है। इनको देख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बिहार से यानी 11th रैंक पर कौन सा है, कई बार पूछा जाता है कि बिहार से ठीक ऊपर में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है, तो 11वां स्थान पर हमारा आता है भारत का तेलंगाना राज्य। और यह तो 12वां नंबर तो हमारा बिहार हो गया। और 13वें नंबर की अगर हम चर्चा करें तो 13वां नंबर पर आता है हमारा वेस्ट बंगाल राज्य। यानी बिहार जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से वेस्ट बंगाल से ठीक ज़्यादा बड़ा है और तेलंगाना से ठीक छोटा है ना। बिहार का जो क्षेत्रफल है देखेंगे तो क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। और तेलंगाना का हम बात करेंगे, तेलंगाना का है 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। देख रहे हैं लगभग ये इसे बिहार से बड़ा है। और वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्रफल है वो 88,752 वर्ग किलोमीटर है ना। यह काफ़ी ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां रैंक है। बिहार से ठीक बड़ा राज्य कौन सा है, तेलंगाना। और बिहार से ठीक छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो हमारा हो गया वेस्ट बंगाल। अब यहाँ देखते हैं कि साक्षरता की दृष्टिकोण से बिहार का रैंक कितना है। तो साक्षरता के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा राज्य हमारा है, केरल, जिसमें कि 94% आबादी शिक्षा है। उसके बाद आता है कि मिज़ोरम में कितना है कि 91.3% लिटरेसी है। मिज़ोरम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। और यूटीज़ में सबसे ज़्यादा साक्षरता अगर कहीं पर है, लिटरेसी कहीं है, तो वह है लक्षद्वीप का, जिसमें कि 92.3% लिटरेसी होता है। कहाँ का, लक्षद्वीप का। और साक्षरता दर में यदि बिहार का क्रम देखेंगे तो बिहार का क्रम आता है 35वां। ये काफ़ी ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में बिहार का स्थान है या बिहार का रैंक है 31वां, 32वां, 34वां, 35वां, तो क्या हम लोग बताएंगे 35वां। यानी बिहार का 35वां रैंक हो गया। और बिहार में लिटरेसी कितनी है तो देखेंगे 61.8% मात्र बिहार में लिटरेसी है। हमने पढ़ा भी था इसको।
अब देखते हैं कि डेंसिटी, एक और महत्वपूर्ण रैंक आता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब हो गया घनत्व का। अब देखेंगे कि यहाँ पे बिहार का जो घनत्व है वह घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। यानी यह बिहार डेंसिटी के मामले में जो बिहार का रैंक क्या में है, फर्स्ट रैंक है। यानी सर्वाधिक घना बसा कौन सा राज्य है, हमारा बिहार राज्य हो जा रहा है ना। और देखेंगे सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है, वेस्ट बंगाल। इसका अगर आंकड़ा देखेंगे तो यह आता है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। यानी सेकेंड रैंक में कौन सा हमारा आता है, वेस्ट बंगाल। थर्ड रैंक पर आता है केरला। केरला में अगर आंकड़ा देखें तो यह आता है 860। और उत्तर प्रदेश, इसका अगर आंकड़ा देखेंगे तो यह आता है 829। यानी प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करता है, तो हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा पश्चिम बंगाल। चलिए एक और इसमें और एक महत्वपूर्ण है कि डिकेडल ग्रोथ रेट। डिकेडल का मतलब होता है कि दशकीय वृद्धि दर, है ना। एक दशक में जो उनकी जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दशकीय वृद्धि दर या डिकेडल ग्रोथ रेट। देखिए तो डिकेडल ग्रोथ रेट में तो सबसे ज़्यादा जो किसी अगर राज्य का डिकेडल ग्रोथ हुआ है तो वह राज्य हमारा है मेघालय। यानी मेघालय ने अपने 2001 की तुलना में 11 की जनसंख्या में 27.7% की क्या किया है, वृद्धि किया है। ठीक, 27.7%। और सेकेंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड नंबर पे कौन सा राज्य हमारा आता है, बिहार। अब देखो कि कैसे निकलेंगे, या देखिएगा डिकेडल कैसे। देखो कि 2001 में बिहार का जनसंख्या कितना था, हमने चर्चा किया ना कि 8.3 करोड़। और 2011 में कितना हो गया है, 10.40 करोड़। तो यह जो 8.3 करोड़ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2011 में, तो यही अगर निकालेंगे ना आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से तो यह आता है 25.4%। और लगभग ये कहीं कहीं बुक्स में 25.1% भी लिखा हुआ रहता है। इसको काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यान से। तो इसका मतलब यह हुआ कि दशकीय वृद्धि दर में सबसे टॉप का स्टेट कौन सा हो गया, मेघालय। सेकेंड रैंक पर हो गया अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड रैंक पर कौन सा हो गया, हमारा बिहार। अच्छा, एकमात्र नागालैंड ऐसा राज्य है हमारे भारत का जिसमें कि निगेटिव डिकेडल ग्रोथ, यानी जो 2001 में इसकी जनसंख्या थी ना नागालैंड की, वो 11 में और कम ही हो गया है, निगेटिव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो जाता है। और केरला में की जनसंख्या काफ़ी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, यानी मात्र 4.9% के अनुपात में ही बढ़ा। चूँकि शिक्षा, लोग शिक्षित हैं, वो लोग समझते हैं पॉपुलेशन अगर अधिक हो जाता है तो क्या समस्या झेल सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है वहाँ जनसंख्या कम बढ़ने का। फिर देखिए यहाँ पे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स, यानी जो जनजातीय आबादी हमारे हिंदुस्तान में है उसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम आबादी, सबसे अधिक आबादी किसकी है, किस में आता है, तो मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब हो गया मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश की जो टोटल आबादी है उसमें से लगभग 152.3, ये गलत आंकड़ा है, 15.2 लाख होगा यहाँ पे। मध्य प्रदेश में लगभग 15.23 लाख जो है वह आबादी किसकी है, आदिवासियों की है। अगर आपसे हम यह भी समझ लेने का प्रयास करते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अगर ये जनजातीय आबादी कहाँ रहती है तो मध्य प्रदेश में रहता है। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पर आता है उड़ीसा। फोर्थ नंबर पर आता है राजस्थान। फिफ्थ नंबर पर आता है गुजरात। सिक्स्थ नंबर पर आता है झारखंड। और सेवन्थ नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। और उड़ीसा का जो रैंक है वो उड़ीसा का रैंक है 8वां, है ना। अब देखें कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइब्स, अब कि अगर हम ये प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो अधिकांश आबादी प्रतिशत में ट्राइब्स की वह कहाँ है, तो हमारे पास एक राज्य आता है मिजोरम। यानी मिजोरम की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उन टोटल पॉपुलेशन में 94.5% जो आबादी है वह किसकी है, वह जनजातीय आबादी है ना। और देखो कि मिनिमम ट्राइब्स यानी सबसे कम आबादी कहाँ पाई जाती है, भारत के गोवा राज्य में। मात्र 0.04% ही आबादी है किसकी, जनजातीय की। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है हमारे लोग पास में कि अर्बनाइजेशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं शहरीकरण। इस शहरीकरण के विषय में क्या जानना है हमको कि देखो यहाँ पे कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो शहरीकरण था कि कितने लोग शहर में रहते हैं, कितना परसेंट शहरीकरण, तो इंडिया में क्या है कि 31.16% शहरीकरण है।
और जो रूरल आबादी यानी ग्रामीणीकरण या ग्रामीण आबादी ऐसे कह सकते हैं कितना है 68.84%। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत की कुल आबादी का 31.16% लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, और 68.84% आबादी कहाँ रहते हैं, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन अगर बिहार की चर्चा करें तो देख रहे हैं कि बिहार में जो अर्बनाइजेशन है यानी अर्बन एरिया है या अर्बन आबादी है वह केवल 11.29% है। यानी यह समझ ले कि बिहार में जो शहरीकरण का दर है वह केवल 11.29% है। यानी यूँ समझो कि बिहार का जो टोटल आबादी है उसमें से केवल 11.29% ही शहर में रहते हैं, बाकी 88.7% आबादी कहाँ रहते हैं, गाँव में। देख रहे हैं ना, तो इसलिए देखिएगा जब मेंस में लोग चर्चा करते हैं तो बोलते हैं ना कि बिहार एक ग्रामीण आबादी वाला राज्य है, तो इसी कारण से है ना, यानी उसको अधिकांश आंकड़े का पॉपुलेशन कहाँ रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अब देखो कि मोस्ट अर्बनाइज यानी हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस राज्य में है, तो यहाँ पर देखे हैं कि यहाँ राज्य का कंपेरिजन कर दिया गया है और यहाँ पे यूटीज़ यानी केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है। तो पहले हम यूटीज़ का देखते हैं फिर राज्य का देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन किया गया है वो यूटीज़ में, तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस यूटीज़ में है, तो दिल्ली में है। यानी दिल्ली में गांव लगभग है ही नहीं, कितना है 97.5% यहाँ का क्या है, दिल्ली में शहरीकरण है। सेकेंड नंबर पर आता है चंडीगढ़, यानी यहाँ 97% क्या है, शहरीकरण है। थर्ड नंबर पर आता है दमन और दीव 75% है। पुडुचेरी है वो पुडुचेरी 68% है। यानी यह समझिए कि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का क्या है, सर्वाधिक अर्बनाइजेशन एरिया है। अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण अगर कहीं हुआ है तो वह है हमारा गोवा में, कितना है 62.2%। अभी फिर भी ये कम है, यानी इसकी 40 लगभग समझो कि 38% आबादी कहाँ रहती है, गांव में। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास में है जनगणना के आधार पे, उसमें सबसे ज़्यादा शहरीकरण हमारा कौन सा राज्य है, गोवा। सेकंड नंबर पर आता है हमारा तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर आता है केरला, है ना। उसके बाद देखिए बहुत नीचे आकर के बिहार का रैंक आता है ना। अब देखिए कि नंबर ऑफ पर्सन इन अर्बन एरिया, वो तो था कि मेरे पास कितने अर्बन लोग रहते हैं। अब क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन यानी शहरी क्षेत्रों में कितनी आबादी रहती है। समझो ध्यान से कि शहरी क्षेत्रों में जो नगर हमारा है उसमें से किस नगर में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। तो देखोगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 50 मिलियन लोग है ना, 50 मिलियंस लोग कहाँ रहते हैं, नगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। और सेकेंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पर आता है हमारा तमिलनाडु। अब देखोगे यह तो था हमारा बिहार और हमारा इंडिया का जो कंपैरिजन था उस पर चर्चा किया है। अब देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है हमारा, उन पॉपुलेशंस में वर्ल्ड लेवल पर हमारा पॉपुलेशन क्या है इंडिया का। देखो कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं आबादी है तो वह कहाँ हमारा है, चाइना में है। और सेकेंड नंबर पर हमारा आता है इंडिया, थर्ड पे यूएसए है और फोर्थ पे इंडोनेशिया और फिफ्थ पे ब्राज़ील। यानी अगर भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो भारत विश्व में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या आधिक्य वाला देश है। अब एक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं 2050 तक भारत की आबादी चाइना से ज़्यादा हो जाएगी, यानी 2050 में भारत प्रथम रैंक पर हो जाएगा। जितना रफ्तार से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो पॉपुलेशन का उतना 2050 तक हम लोग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाले होंगे। अब देखेंगे कि जो टोटल वर्ल्ड की आबादी है उस टोटल वर्ल्ड की आबादी में भारत का जो जनसंख्या अभी है 2011 की जनगणना में वह है 17.5%। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि विश्व जनसंख्या में भारत का हिस्सा कितना है। तो क्या हम लोग चर्चा करें, बताएंगे 17.5 यानी 17.5% का। अब यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है कि मेगा सिटीज़, यानी 2011 की जनगणना में हमारे भारत में मेगा सिटी किसे कहा गया है कि जहाँ पर जिस शहर में जिस नगर में 40 लाख से अधिक लोग निवास कर रहे होते हैं उनको क्या कह दिया गया, मेगा सिटी यानी महानगर कह दिया गया। महाशहर कह ले, महानगर कह ले। तो हमारे भारत में 2011 की जनगणना में 9 थे, अभी तो इनके बढ़ करके लगभग 25 से अधिक हो गई है। उस समय 9 थी आबादी 2011 में। अब देखो यहाँ पे 9 क्या क्या है,
सबसे पहला आता है बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, सूरत और जयपुर। ये जो 9 डाटा हैं हमारे पास में, यह 9 2011 के आंकड़ों के आधार पर क्या थे, मेगा सिटीज़ थे। अभी देखें कि वर्तमान में वो 2011 की जनगणना में कि 53 सिटी हैज़ मिलियन पॉपुलेशन, यानी भारत में जो 53 ऐसा शहर था, नगर था, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी रहते हैं। इसको फिर से क्लियर करते हैं कि भारत में जो 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं उनको क्या हम लोग कहते हैं, मेगा सिटी कहते हैं। तो कितना था 2011 जनगणना में, 9 था। और जो 10 लाख से जहाँ की आबादी अधिक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिटी कहते हैं, नगर कहते हैं। वो कितना वो था संख्या 53। अब देखते हैं कि एसटी पॉपुलेशन पर, कि एसटी का मतलब हो गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति। देखेंगे यहाँ पे कि जो भारत का टोटल पॉपुलेशन है ना, उन टोटल पॉपुलेशन में 8,43,26,240 यानी लगभग 8.5 करोड़ आबादी जो है वह किसकी है, हमारे हिंदुस्तान में एसटी की है। और यदि इनका हम प्रतिशतवार अध्ययन करें तो देखेंगे कि हमारे भारत में 8.2% है ना, 8.2%, जैसे हमने यहाँ लगभग बताया तो 8.2% आबादी किसकी है, हमारे हिंदुस्तान में एसटी की है। और सबसे ज़्यादा आदिवासियों का भी समूह होता है ना, कि कोई आबादी में भी कैटेगरी, आदिवासी में कैटेगरी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैटेगरी अगर कहीं पर है तो वह उड़ीसा में है। कि भारत में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें कि 62 प्रकार की आदिवासी जनसंख्या मिलती है। और जिस 62 में से लगभग 8 जो क्या है, प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, यानी इसको बोलते हैं आदिम जनजाति। आदिम जनजाति का मतलब हुआ कि ये लोग ऐसे जनजाति हैं कि जो अभी भी हमारे वर्तमान में विज्ञान से नहीं घुले मिले हैं। ये अभी भी अपने सदियों पुरानी जो परंपरा है वैसे ही जिंदा रह रहे हैं, वैसे अपने कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या ठीक अब देखते हैं क्या कि हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन किसी आबादी की है, ये जनजातीय आबादी की है, तो वह है भील की। पूछा जाता है कई बार कि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जनजाति की, तो क्या बताएंगे, पहले नंबर पर आता है भील, सेकेंड नंबर पर आता है गोंड, थर्ड नंबर पर आता है हमारा संथाली। साथियों, ये तो था हमारा भारत की जनगणना। तो इसको क्या है कि भारत की जनगणना हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो कल की वीडियो होगी, उस कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार की जनसंख्या क्या है, बिहार की जनगणना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि इसे आप अच्छे से देखें, समझें, परखें और इस जो भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों को बार बार दोहराएं, रिपीट करें, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। कल के वीडियो में अभी जो आगे लेक्चर आएगा आपके पास में, वह होगा बिहार की आबादी से जुड़ा हुआ, तो उसको लिए भी आप लोग तैयार रहें। उसके भी वीडियो आपको परसों अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आप सभी को पेपर्स के लिए। धन्यवाद।